हेलो स्टूडेंट्स, आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लेसन चल रहा है। उसमें अभी जो टॉपिक आप पढ़ रहे हैं वो है प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेल एंड फ्यूल सेल। इस वीडियो से पहले आपने देखा होगा कि आपने प्राइमरी और सेकेंडरी सेल का एक डिफरेंस पढ़ा और प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल के एग्जाम्पल्स मीन्स रिएक्शन जो होती है उनकी वो आपने स्टार्ट कर लिया था। प्राइमरी सेल का आपने एग्जाम्पल प्रिपेयर किया है तो ड्राई सेल और एक मर्करी सेल। हमने सेकेंडरी सेल का टॉपिक भी उस वीडियो में पढ़ा है। वहां सेकेंडरी सेल का एक एग्जाम्पल आपने प्रिपेयर किया है लेड स्टोरेज सेल। लेड स्टोरेज सेल के बाद नेक्स्ट हम इस सेकेंडरी सेल में आज अभी अपने टॉपिक शुरू कर रहे हैं। अगला आप सेल पढ़ रहे हैं निकिल कैडमियम सेल। ये सेकेंडरी सेल का एक एग्जाम्पल है। निकिल कैडमियम सेल की रिएक्शन आप प्रिपेयर करिए और इसके बारे में पढ़िए। देखिए यहां जो आपने एक एग्जाम्पल सेकेंडरी सेल का पढ़ा है लेड स्टोरेज सेल, उससे लॉन्ग ड्यूरेशन तक काम करता है, लंबे टाइम तक काम करता है निकिल कैडमियम सेल। बट फिर भी इसका यूज अपन कम करते हैं। लेड स्टोरेज बैटरी ज्यादा काम आती है मार्केट में। इसका रीजन ये है कि निकिल कैडमियम बैटरी कॉस्ट वाइज थोड़ी हैवी होती है, महंगी पड़ती है, इसलिए इसका उपयोग कम करते हैं। ये जो बैटरी होती है इसकी वोल्टेज अबाउट 1.7 वोल्ट तक होती है और इसके लिए आपको डायरेक्ट ऐसे लर्न रखना चाहिए कि जैसे कैडमियम जो होता है वो एज ए एनोड के रूप में इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। कैडमियम +2 आयंस बनेंगे, +2 इलेक्ट्रॉन्स बनेंगे। ऐसे इस प्रकार से रिएक्शन अपन लिख सकते हैं। कैडमियम +2 इलेक्ट्रॉन्स मींस ऑक्सीडेशन रिएक्शन, और ये कहां हो गई है यहां अपने एनोड पर। ये जो कैडमियम आयन बने हैं यहां Cd+2 आयन, उनको OH- आयंस मिलने से ये कैडमियम ऑक्साइड बनता है प्लस H2O बनता है। और फिर इस रिएक्शन को जोड़ करके अपन कंप्लीट एक नोट कर लेते हैं। कैडमियम प्लस 2 से कैंसिल, तो बोलिए कैडमियम प्लस OH- आयंस इज इक्वल्स टू कैडमियम ऑक्साइड प्लस H2O प्लस इलेक्ट्रॉन। ये एनोड की एक रिएक्शन हो गई है। ऐसे ही अपने को कैथोड की रिएक्शन तैयार कर लेनी चाहिए। तो जैसे अपने कैडमियम लिया वैसे निकिल ऑक्साइड लेते हैं, उस निकिल ऑक्साइड के साथ में उसकी रिएक्शन करेंगे। तो आप इस रिएक्शन में देख रहे हैं कि कैडमियम का क्या हो रहा है, बोलिए ऑक्सीडेशन हो रहा है। कैडमियम कन्वर्ट इनटू कैडमियम ऑक्साइड। तो जो रिडक्शन रिएक्शन आएगी, जैसे ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, उसकी जो रिडक्शन रिएक्शन आएगी उसमें निकिल ऑक्साइड जो होगा, ये जैसे निकिल ऑक्साइड है वो कन्वर्ट होगा निकिल में। आप इस रिएक्शन को देखिए, बोलिए ऑक्सीजन हट रहा है, इसलिए कौन सी रिएक्शन है, रिडक्शन रिएक्शन है। इसलिए इस सेल की जो कंबाइन एक साथ में जो रिएक्शन लिखी जाती है इसको आप डायरेक्ट ऐसे लर्न रख सकते हैं। देखिए आप करेक्टली बोलिए कैडमियम प्लस निकिल ऑक्साइड, तो आप इसको ऐसे बोलिए कैडमियम कन्वर्ट इनटू कैडमियम ऑक्साइड CdO एंड निकिल ऑक्साइड कन्वर्ट इनटू निकिल। ये वाली रिएक्शन तो बोलिए डिस्चार्ज चल रही है, डिस्चार्जिंग। और अब इस रिएक्शन को अपन चार्जिंग बोल रहे हैं। ये निकिल कैडमियम ऑक्साइड की रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। डायरेक्ट इस प्रकार से आप लर्न रख सकते हैं। सेकेंडरी सेल का एक एग्जाम्पल आपने लर्न किया है निकिल कैडमियम बैटरी, ऐसा आप लिख सकते हो। अब अपन नेक्स्ट चलेंगे आज के इस टॉपिक में जो है फ्यूल सेल। फ्यूल सेल का टॉपिक प्रिपेयर करवा रहा हूं, लर्न करें प्लीज। देखिए फ्यूल सेल जो होता है इसके बारे में कंफ्यूज नहीं हो। सबसे पहले तो यह समझिए कि फ्यूल सेल कहां काम आते हैं। हम जो बैटरीज काम में लेते हैं जैसे प्राइमरी सेकेंडरी, फिर अलग से हेडिंग नोट की हुई है फ्यूल सेल। ये प्राइमरी जो सेकेंडरी बैटरी जो होती है, इनके अलावा हम फ्यूल सेल का यूज वहां पे ज्यादा करते हैं जहां कंटिन्यूअस एनर्जी की सप्लाई की रिक्वायरमेंट है। जैसे आपने देखा होगा कि बड़े बड़े जो ये टावर लगे रहते हैं जहां ब्रॉडकास्टिंग एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई होती है, वहां पे ये फ्यूल सेल काम आते हैं। एरोप्लेन, जेट प्लेन ये होते हैं, उनमें अपने को इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, वहां फ्यूल सेल ही होता है। और इसकी जो
फ्यूल सेल की जो पावर होती है वो 70 to 80% प्रोडक्ट पावर मानी जाती है। मींस रिएक्टेंट का जब प्रोडक्ट में कन्वर्जन होता है तो वो अच्छी प्रिपरेशन, अच्छी जो प्रोडक्ट होती है वैसे मानी जाती है। फ्यूल सेल को सबसे पहले इस साइंटिस्ट ने एक्सप्लेन किया था, इसलिए फ्यूल सेल का एक दूसरा नाम और होता है बेकोन सेल। बेकोन सेल बनाने के लिए जिस टाइप के फ्यूल की रिक्वायरमेंट है वही सेल का नाम हो जाता है। जैसे मान लो H2O2 सेल है, हमें यहां पर फ्यूल का मिलेंगे H2 एंड O2, इसलिए सेल कौन सा बन गया बोलो, H2O2 सेल। आप कौन सा फ्यूल काम में लेते वही सेल का नेम बन जाता है। आपको इसकी मैकेनिज्म यहां पर प्रिपेयर करनी है। पढ़िए, आपके पास ऐसे एक सिलेंड्रिकल टाइप का ये कैन है, देखिए सिलेंड्रिकल टाइप का ये जो कैन होता है उसको मैं ऐसे इस प्रकार से बोल दिया यूं। इसके बीच में यहां पर हम दो स्पंजी इलेक्ट्रोड लगा रहे हैं। स्पंजी इलेक्ट्रोड का मतलब होता है उनमें से आयंस का ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है। ये दो स्पंज इलेक्ट्रोड मैंने रखे, ऐसे रखने जैसे इस पूरा सिलेंड्रिकल कैन है और इसमें कंप्लीट पार्टीशन कर दिया अपन ने यहां से यहां तक टच करके, तो पूरे कैन के कितने पार्ट बन गए, 1 2 3। ऐसे ये देखो 3 पार्ट इस कैन के बने हुए हैं। उनमें से जो इस सेंटर वाला पार्ट होता है उसके अंदर हम KOH एक्वस सॉल्यूशन ऑफ KOH फिलअप करते हैं। और ये जो स्पंजी इलेक्ट्रोड हैं ये भी ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड है, ये भी ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड है, बट स्पंज है। स्पंज का मतलब यहां पर ये हो गया कि इसमें से आयंस का ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है। ये मैंने नोट कर दिया इसको ग्रेफाइट, और ये भी मैंने लिख दिया ग्रेफाइट। अब देखिए आप दोनों एक जैसे हैं, सेम है, और इनको ये इलेक्ट्रिकल वायर से कनेक्ट कर दिया और ये इसमें से सॉल्यूशन निकलने का स्पेस पॉइंट होता है। एक साइड में तो हमें अब H2 पास करेंगे एज ए फ्यूल, दूसरी साइड में हमें O2 फ्यूल पास करेंगे। देखिए ये सेल का डायग्राम बनकर तैयार है, इससे हम इस सेल की मैकेनिज्म प्रिपेयर कर लेंगे। सीखिए आप लोग। आपको सबसे पहले यह बताना चाहता हूं कि जो आपने H2 गैस का यूज किया है, H2 फ्यूल जो आप ले रहे हैं, वो जैसे ये फ्यूल इस स्पंज इलेक्ट्रोड को टच करके अंदर जाएगा तो आप देख रहे हैं अंदर आपको क्या मिलने वाला है, बोलो OH माइनस आइंस। इसलिए एज ए प्रोडक्ट के रूप में यहां पर बनेगा H2O प्लस इलेक्ट्रॉन। जब आप किसी रिएक्शन में प्लस इलेक्ट्रॉन लिख रहे हैं ऐसे, तो फिर आप खुद ही बताइए कि ये रिएक्शन कौन सी है। इलेक्ट्रॉन लूज करने वाली रिएक्शन किस नाम से बोलूं, बोलिए ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। इस रिएक्शन को एक बार बैलेंस कर लेते हैं। बैलेंस करेंगे हाइड्रोजन 4 और हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 2, -2 -2। ये रिएक्शन ऑलरेडी अपने पास बैलेंस है। इस ऑक्सीडेशन रिएक्शन के बाद हम बोलेंगे कि जहां ऑक्सीडेशन होता है उस जगह को, उस इलेक्ट्रोड को हम किस नाम से बोलते हैं, बोलिए एनोड इलेक्ट्रोड है। इसलिए इस वाले इलेक्ट्रोड का आप नाम दे दीजिए एनोड। दूसरी साइड में चलते हैं, उधर आपके पास O2 है। O2 भी स्पंज इलेक्ट्रोड को पास करके अंदर तक एंटर करेगा, इसलिए आप बोलना O2 को अंदर जाते एज ए प्रोडक्ट के रूप में क्या क्या मिल गए, बोलो H2O एंड इलेक्ट्रॉन। इसलिए आप जैसे ही ये रिएक्शन कंप्लीट करेंगे तो OH माइनस आइंस मिलते जाएंगे। इलेक्ट्रॉन गेन करने वाली रिएक्शन है, इसलिए मैं इसको क्या नोट कर दूं, रिडक्शन रिएक्शन। बैलेंस करिए, ऑक्सीजन 4 एंड ऑक्सीजन 4, हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन 4, -4 देन -4। ये रिएक्शन यहां तक बैलेंस है। इलेक्ट्रॉन गेन करने की रिएक्शन रिडक्शन, इसलिए इस इलेक्ट्रोड को क्या बोल दूं मैं, बोलो कैथोड। तो ये वाला इलेक्ट्रोड किसकी तरह काम कर रहा है, कैथोड की तरह काम कर रहा है। यहां आप एनोड और कैथोड की रिएक्शन को टोटल करके एक साथ में नोट कर सकते हैं। इसके लिए इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल होने चाहिए।
बट देखो कैंसिल नहीं हो रहे, ये 2 इलेक्ट्रॉन है, ये 4 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए अपन एक काम करते हैं, इस पूरी रिएक्शन को एक साथ में अपन मल्टीप्लाई कर दे एक बार 2 से, तो इलेक्ट्रॉन 4 हो गए, H2O 4 हो गए, OH- 4 हो गए, H2 हो गए। अब इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल हैं, तो कंप्लीट रिएक्शन को कैसे नोट किया जाएगा, बोलो 2H2 प्लस 4OH- से कैंसिल, नेक्स्ट O2 प्लस 2H2O देन 2H2O। ये देखिए 2H2O और ये 4H2O बना हुआ है यहां पर, तो प्रोडक्ट में क्या बच गया अपने पास में 2H2O। ये रिएक्शन आप कॉमन रूप से पढ़ते हैं, H2 प्लस O2 से 2H2O। ये वाली रिएक्शन ही हमारे लिए यहां पर किसका काम कर रही है बोलना, बोलिए एज ए फ्यूल सेल के रूप में काम कर रही है। H2 और O2 फ्यूल के रूप में अपन काम में ले रहे हैं, इसको बेकन सेल भी बोलते हैं। ये इसका डायग्राम बना सकते हैं और ये इसके लिए रिएक्शन नोट की जा सकती है। आई थिंक मैं समझता हूं कि शायद आपके फ्यूल सेल की मैकेनिज्म प्रिपेयर हो गई होगी। इस लेसन में जब अपन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड फ्यूल सेल पढ़ लेते हैं, उसके बाद एक टॉपिक और आता है नेक्स्ट, जिसको अपन बोलते हैं कोरोजन। ये कोरोजन भी एज ए सेल का ही पार्ट होता है, इसलिए आज के इस वीडियो में, आज के लेसन में आप नेक्स्ट टॉपिक एक और प्रिपेयर कर रहे हैं, जिसके मैंने हेडिंग बना दी है कोरोजन। ये है कोरोजन। तो सबसे पहले आपको कोरोजन का मीनिंग निकालना चाहिए। व्हाट इज कोरोजन, क्या होता है, डेली लाइफ में अपन कोरोजन क्या देखते हैं और इसको कैसे अपन डिफाइन करेंगे, कभी भूले नहीं, इसके लिए क्या याद रखना है। स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा डेली लाइफ में कई बार ऐसा होता है कि जैसे आयरन है, लोहा, उस पर रस्टिंग होने लगती है, जंग लगने लगता है, और धीरे 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 वो आयरन अब खत्म होने लग जाएगा, नष्ट होने लग जाएगा। ये जो प्रोसेस अपन ने देखा है कि किसी मेटल का ऐसे रस्टिंग के द्वारा खत्म होना, यही कोरोजन है। तो फिर इसकी डेफिनेशन कैसे बनाई, इसकी डेफिनेशन बन गई है कि एक मेटल जो प्योर मेटल है, देखिए मैंने ये नोट किया है कि अपने पास कोई एक प्योर मेटल है, ये प्योर मेटल एयर में और मॉइस्चर में जितनी भी रिएक्शंस हैं उनके द्वारा अफेक्ट होकर अब धीरे धीरे नष्ट होने लगती है, और उस पाउडर को हम क्या नाम देते हैं, ओर। तो ये वाली जो प्रोसेस अपन देख रहे हैं, इसी को क्या बोला जाता है, कोरोजन। आपने डेली लाइफ में देखा होगा कि जैसे आयरन पर रस्टिंग होती है, तब अपन ये समझते हैं कि आयरन पर ही जंग ज्यादा लगता होगा। नो, इससे भी ज्यादा एक्टिव मेटल्स होती हैं। आप सोडियम का एक पीस लीजिए, सोडियम का पीस जब अपन बाहर निकालते हैं, टेबल पर रख रहे हैं, तब देख रहे हैं उसकी शाइनिंग बहुत अच्छी होती है, चमकता है वो। 2-5 मिनट बाद ही उसकी वो शाइनिंग खत्म हो गई है, उस पर फफोले बन गए हैं। इसका मतलब है कि उस मेटल ने एटमॉस्फेरिक एयर से रिएक्शन कर लिया और उस पर रस्टिंग शुरू हो गई है। तो कुछ मेटल की रिएक्टिविटी ज्यादा है तो उस पर कोरोजन ज्यादा होगा, कुछ मेटल्स ऐसी हैं जिनकी रिएक्टिविटी एयर के प्रेजेंस में कम है तो उन पर कोरोजन कम होगा। इसलिए आपको सबसे पहले यहां कोरोजन के लिए ये याद रखना चाहिए कि कौन कौन से टाइप्स होते हैं कोरोजन के, टाइप्स ऑफ कोरोजन। ये केवल आपको एज ए पॉइंट प्रिपेयर रखने हैं कि कोरोजन किस किस प्रकार के हो सकते हैं। मैंने एक नेम नोट किया है, सॉइल कोरोजन। सॉइल कोरोजन नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि जिस प्रकार से हमारे पास कोई मेटल है और उस मेटल पर जैसे कोरोजन जो लग रहा है वो इस टाइप का प्रोडक्ट बन जाता है, सॉइल कोरोजन है। ऐसे आपको टाइप्स याद रखने हैं, कौन कौन से टाइप्स बनते हैं कोरोजन के। उनमें नंबर 2 आप याद रखिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म टाइप का कोरोजन। थर्ड
इसी टाइप से आप केवल ये हेडिंग्स नेम प्रिपेयर करिए, उनमें से अपने यहां पर कौन सा अपने को पिकअप करना है वो अपने आप आ जाएगा इनमें से। नंबर 3 आपको यहां पर याद रखना चाहिए, टीयरिंग टाइप का कोरोजन, जैसे क्रैकिंग हो जाती है, अपन पेंट करते हैं, डिस्टेंपर करते हैं, फिर भी यदि उस पर कोरोजन हो रहा है तो वो टीयरिंग टाइप का कोरोजन है। और लास्ट नंबर 4 आपको ये वाला प्रिपरेशन करना है, गैल्वेनिक टाइप का कोरोजन। मैं यहां 1 2 3 4 नेम नोट कर रहा हूं और अब उनमें से 4th में से यहां पे आ गया हूं। देखिए ये अपने सिलेबस का टॉपिक होता है। यहां जो लेसन चल रहा है वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में सेल के 2 टाइप्स हैं, गैल्वेनिक सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। उनमें से गैल्वेनिक कोरोजन जो होता है उसका एक्सप्लेनेशन अपने को यहां पर करना है। इसलिए आप सबसे पहले बताइए कोरोजन की डेफिनेशन और कोरोजन के टाइप। कितने टाइप हो गए? 4, सॉइल, माइक्रो, टेयरिंग एंड गैल्वेनिक। उसके बाद आप टॉपिक प्रिपेयर करिए कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कोरोजन को अफेक्ट करते हैं। कोरोजन कब ज्यादा होता है, कब कम होता है, ये थ्योरी लर्न करने की जरूरत नहीं है। यहां पर आपको इनके पॉइंट्स प्रिपेयर करने हैं। इन पॉइंट्स से ही अपने को याद रहना चाहिए कि कोरोजन कब ज्यादा होता है। एक तो इसकी डेफिनेशन में आपके समझ में आया होगा कि जो प्योर मेटल है वो अगर एक्टिव होगी, जितनी ज्यादा एक्टिव मेटल होगी उतना ही ज्यादा कोरोजन होगा। मान लो कि वो मेटल एयर से और मॉइस्चर से रिएक्शन ही नहीं करती है तो फिर उस पर कोरोजन कम होगा। यदि वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव है तो कोरोजन बहुत ज्यादा होगा। इसलिए स्टूडेंट्स सबसे पहले एक पॉइंट बनाइए कि कोरोजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिविटी ऑफ मेटल। जितनी ज्यादा रिएक्टिव है उतनी ज्यादा कोरोजन होगा। नंबर 2 आप नेक्स्ट और क्या फैक्टर बताएंगे? प्रेजेंस ऑफ एयर एंड मॉइस्चर। एयर की प्रेजेंस और उसके अंदर मॉइस्चर यदि है तो फिर इन दोनों की प्रेजेंस जितनी ज्यादा होगी उतना ही ज्यादा कोरोजन होगा। प्योर मेटल यदि एनवायरनमेंट में है और वहां मॉइस्चर नहीं है और रिएक्टिव एयर्स नहीं है तो कोरोजन नहीं होगा। इसलिए 2 पॉइंट तो आप डेफिनेशन से ही प्रिपेयर कर सकते हैं फैक्टर्स में। नेक्स्ट नंबर 3 आपके पास यदि वाटर सोल्टी टाइप का है, वाटर में यदि किसी टाइप का सोल्ट प्रेजेंट है और उसके कांटेक्ट में यदि वो मेटल आ रही है तो निश्चित रूप से ही उस पर कोरोजन होने वाला है। ऐसी और कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं कोरोजन के लिए? उनमें नंबर 4 ये वाला जो पॉइंट आप पढ़ रहे हैं 4th नंबर, ये काफी इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेन ऑफ सरफेस ऑफ मेटल। उस मेटल की जो सरफेस है उस सरफेस पर किस टाइप की स्ट्रेन है, एट्रैक्शन है, एड्जॉर्प्शन कर रहा है क्या एयर का और मॉइस्चर का, तो उतना ही ज्यादा उस पर कोरोजन होगा। और जितनी ज्यादा सरफेस है, सरफेस एरिया ज्यादा होगा, इट मींस मेटल पर कोरोजन ज्यादा होने वाला है। ये फैक्टर्स अफेक्टिंग का टॉपिक आपने प्रिपेयर किया, लेकिन अब मैं उस मेन टॉपिक पे आता हूं और वो मेन टॉपिक क्या है? वो मेन टॉपिक है गैल्वेनिक टाइप का कोरोजन यदि है तो उसका कोई एक एग्जाम्पल अपन लेवे। उस एग्जाम्पल को अपन प्रिपेयर करना चाहते हैं। मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं आयरन, रस्टिंग ऑन आयरन इन एसिडिक मीडियम। स्टूडेंट्स आपने ये सुना होगा कई बार कि लोहे पर जंग लगता है, लेकिन वो क्यों लगता है, कैसे लगता है, केमिस्ट्री की लैंग्वेज में कैसे लगता है, ये आपको सीखना बहुत जरूरी है। इसकी प्रिपरेशन करवाना चाहता हूं मैं, आप प्रिपेयर करिए। ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये बोर्ड एग्जाम के बिहाफ पे भी काफी इंपॉर्टेंट रहा है क्वेश्चन। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर वो होगा जो ये रिएक्शंस आएंगी। इसमें थ्योरी काउंट नहीं होती है, थ्योरी तो केवल एक बार समझने के लिए है, आप इसको प्रिपेयर कर सकते हो, बट इसका आंसर रिएक्शन में स्टेप बाय स्टेप ही होगा। ये मेरे पास में आयरन का पीस है,
आप देख रहे हैं ये आयरन है, लोहा है। इस आयरन पर ये देखिए अभी H2O की ड्रॉप्स आने वाली है। ऊपर से ये ड्रॉप H2O जो आएगी वो आयरन के कांटेक्ट में आने वाली है, चाहे तो वर्षा के द्वारा, रेन वाटर, या सिंपल वाटर। लेकिन ये आपको पता है कि एटमॉस्फेरिक एयर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रेजेंट है, तो इसका मतलब ये हुआ कि H2O आयरन के कांटेक्ट में आने से पहले कार्बन डाइऑक्साइड के कांटेक्ट में आ चुका है। तो मैं एक फर्स्ट स्टेप में कहना चाहता हूं कि H2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड की रिएक्शन हो चुकी थी। पहले ही जब ये रिएक्शन हो जाती है तो आपके पास H2CO3 एक एसिड बन गया है, कार्बोनिक एसिड। इस कार्बोनिक एसिड की प्रेजेंस में हमें ये रस्टिंग बोलेंगे इन एसिडिक मीडियम। तो आप समझते हैं कि जब एसिड की प्रेजेंस होती है, ये मैंने नोट कर दिया, देखो एसिड की प्रेजेंस में H2O का आयोनाइजेशन हो गया है। इन प्रेजेंस ऑफ एसिड H2O आयोनाइज हो गया है। तो जो H2O इस आयरन की सरफेस पर आना था वो किस वे में आया है, किस फॉर्म में आया है, बोलो H प्लस एंड OH माइनस। आयरन की सरफेस पर H प्लस आयंस प्रेजेंट हैं। जब H प्लस आयंस आयरन की सरफेस पर हैं तो आयरन एक एक्टिव मेटल है। आयरन ने उन H प्लस को इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, क्योंकि H प्लस को इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। तो बोलिए इलेक्ट्रॉन कौन यूज करेगा, आयरन की सरफेस। चलिए आयरन की सरफेस ने इलेक्ट्रॉन यूज कर दिया। इलेक्ट्रॉन यूज करने वाली रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। जहां ऑक्सीडेशन होता है वो इलेक्ट्रोड किसकी तरह काम करता है, एनोड। इसलिए आयरन की सरफेस किसकी तरह काम कर रही है, एनोड की तरह। जैसे ये Fe+2 आयंस बन गए हैं, उसके बाद देखो ये H प्लस आयंस ने इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए हैं। तो मैं नेक्स्ट स्टेप क्या नोट करूं, H प्लस आयंस प्लस इलेक्ट्रॉन्स गिव्स H2। इलेक्ट्रॉन गेन करने वाली रिएक्शन क्या होती है, रिडक्शन। इसलिए आप इस रिएक्शन को रिडक्शन लिखते हो तो बोलिए कैथोड। तो कहो कि यहां पर एयर मीडियम किसका काम कर रहा है, बोलना, बोलिए कैथोड का काम कर रहा है। आपके पास H2 है। आयरन की सरफेस पर H2 बन गई है और O2 पहले से थी। एटमॉस्फेरिक एयर में ऑक्सीजन होती है, इसलिए अब H2 और O2 की रिएक्शन कंटिन्यूअस चलती जाएगी और कभी भी आयरन की सरफेस पर वाटर की कमी नहीं आएगी। क्यों, क्योंकि वाटर तो कंटिन्यूअस बनता जाएगा। अब चाहे दोबारा से वर्षा होती है या नहीं होती है, आयरन की सरफेस पर जितने H2O मॉलिक्यूल्स की रिक्वायरमेंट है वो अपने आप बनते जाएंगे। रीजन ये है कि H2 तो सरफेस पर है और O2 एटमॉस्फेरिक एयर में है। इधर Fe+2 के पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी चल रही है, इसलिए Fe+2 को वापस से क्या चाहिए, बोलो इलेक्ट्रॉन चाहिए। वो कौन देगा, कहां से मिलेंगे, H2O और एटमॉस्फेरिक एयर। ये H2O और एटमॉस्फेरिक एयर यहां पर प्रेजेंट है, इससे आपके पास Fe2O3 एक प्रोडक्ट बनेगा, फेरिक ऑक्साइड। और वापस से H प्लस आयंस बनना शुरू हो जाएंगे। यदि H प्लस आयन बनेंगे तो उनको फिर से क्या चाहिए, बोलो इलेक्ट्रॉन चाहिए। इलेक्ट्रॉन यूज किसको करने पड़ेंगे, आयरन को। इसलिए प्रोसेस कंटिन्यूअस चलती जाएगी। मैं इस रिएक्शन को एक बार बैलेंस कर दूं, ये 4 आयरन प्लस 8 तो प्लस 8 H8 ऑक्सीजन हो गए 4 प्लस 2 यानी 6 तो 6। ये जो Fe2O3 जो प्रोडक्ट अपने पास बना है, इसके कांटेक्ट में प्लस XH2O वाटर आएंगे, तो इसी को हम बोलते हैं Fe2O3.XH2O रस्टिंग। ये रस्ट का फॉर्मूला है। आपको अगर आयरन के सरफेस पर एसिडिक मीडियम में रस्टिंग की मैकेनिज्म बतानी है तो इन स्टेप से आना पड़ेगा। बोलो पहले वाटर,
कार्बन डाइऑक्साइड के कांटेक्ट में आया तो कार्बोनिक एसिड बना। इस एसिड की प्रेजेंस में H2O का आयोनाइजेशन हो गया। H प्लस आयरन की सरफेस पर आ गए, इसलिए आयरन ने इलेक्ट्रॉन लूज किए। वो इलेक्ट्रॉन H प्लस ने ले लिए तो H2 बन गई। H2 को O2 मिल गया तो H2O कंटिन्यूअस बना रहेगा। ये आयरन ही एज ए कैटलिस्ट का काम करता है। H2O और O2 वापस आयरन Fe+2 आयंस के कांटेक्ट में आते हैं तो H प्लस कंटिन्यूअस बनते जाएंगे और बनने वाला प्रोडक्ट रस्ट होगा। मैं समझता हूं शायद रस्टिंग की प्रोसेस आपके यहां पर प्रिपेयर हो गई होगी। आयरन हो या अन्य कोई मेटल हो, उस पर रस्टिंग नहीं हो, इसके लिए हमें क्या प्रिकॉशंस करने चाहिए या क्या प्रिवेशंस करने चाहिए, इसके लिए 2-3 पॉइंट बना दूं मैं। उन पॉइंट्स की प्रिपरेशन करिए। बस 2 मिनट लगेंगी, आपके कोरोजन का ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। प्रिकॉशंस या प्रिवेंशंस ऑफ कोरोजन, इसमें आप एक पॉइंट तो ये बोलिए कि अपन पेंट करें आयरन की सरफेस पर या प्लास्टिक कोटिंग करें। हमें इस पर कोटिंग करें या फिर पेंट करें, या फिर अपन कई बार ऐसे बोलते हैं ना कि आयरन ऑक्साइड की उस पर लेयरिंग करते हैं। पेंटिंग, कोटिंग और पेंटिंग करने से आयरन या अन्य किसी मेटल पर रस्टिंग नहीं होती है। नंबर 2, और कौन सा प्रिकॉशंस हो सकता है, इसके लिए बैरियर प्रोटेक्शन होता है। यह हमारे पास में एक बैरियर प्रोटेक्शन है। बैरियर प्रोटेक्शन का मतलब होता है कि हम आयंस के ट्रांसपोर्टेशन को किसी भी मीडियम से कैसे भी अपन रोक सकते हैं। आयंस और इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट जब सरफेस पर रुक जाता है तो फिर रस्टिंग की प्रोसेस रुक जाएगी। और इसमें सबसे बढ़िया जो थर्ड पॉइंट है वो है इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोटेक्शन। इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोटेक्शन जो होता है या इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन जो होता है, उससे हमें इलेक्ट्रॉन्स और आयंस के मूवमेंट को स्टॉप करते, तो उस पर कोरोजन की प्रोसेस रुक जाती है। मैं समझता हूं शायद ये वाला जो टॉपिक होता है इसमें अपन कितने भी पॉइंट बना सकते हैं, इसमें कोई ज्यादा वो मेन नहीं बनता है। मेन टॉपिक तो हमेशा उस पर आयरन पर रस्टिंग जो होती है उसके लिए पढ़ते हैं। एक पॉइंट इसमें आप ये एंटी कोरोजन भी बोल सकते हैं, एंटी कोरोजन सॉल्यूशन। इस टाइप के सॉल्यूशन का यूज किया जाए जो कोरोजन को रोकता होता है। मैं समझता हूं शायद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपको प्राइमरी, सेकेंडरी सेल, फ्यूल सेल का टॉपिक और अब लास्ट कोरोजन तक के टॉपिक को प्रिपेयर कर लिया होगा आपने। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, बी पॉजिटिव, बी सेफ।